गुड डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले क्लास में हमने कैप्लर्स थर्ड लॉ स्टार्ट करना था। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पढ़ लिया था। सेकंड लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताया था। कई सारे कंक्लूजन्स उससे निकलते हैं और फिर ये पता चला कि कैप्लर सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब बात कर रहे हैं थर्ड एंड लास्ट लॉ, कैप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कैप्लर्स थर्ड लॉ को बच्चों हम लॉ ऑफ पीरियड भी कहते हैं। जो भी चीज टाइम के बारे में बात करे या टाइम से कोरिलेट कोई चीज करे तो वहां टर्म पीरियड आ जाता है। ठीक है, तो कैप्लर्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि इफ आर इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, क्योंकि बच्चों हम मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं लेते, हम एवरेज डिस्टेंस लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि आर रेडियस के सर्किल में वो प्लेनेट घूम रहा है, हालांकि वो सर्कुलर नहीं है लेकिन एक एवरेज डिस्टेंस लेके चलते हैं। एंड कैपिटल टी इज द कैपिटल टी इज इट्स टाइम पीरियड। ठीक, जिस पर वो अपना उस पाथ पे घूम रहा है सन के चारों तरफ। देन अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो थर्ड लॉ कहता है, इट सेज दैट जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड लॉ। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। If r is the average distance between the planet and the sun and capital T is the time period, then according to the law t square proportional to r cube। ठीक, इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए। ठीक, तो ये लॉ थर्ड लॉ जो है इसको लेटर ऑन प्रूव किया न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ठीक बात, कैसे प्रूव किया और न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से थर्ड लॉ में क्या कोरिलेशन, और कैसे अगर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो इनवर्स स्क्वायर लॉ भी करता है उसमें अगर कोई चेंज कर दें थर्ड लॉ में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें उनको हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे द थर्ड लॉ वाज लेटर, क्योंकि न्यूटन बहुत बाद में आया कैप्लर से, लेटर प्रूव्ड और verified by Newton's law of gravitation। Newton's law of gravitation as dash। हमने प्लैनेट को सन के चारों तरफ एक एवरेज रेडियस आर पे घूमता हुआ इमेजिन किया हुआ है। ठीक, ये रहा प्लैनेट। तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज अगर घूम रही है अपने इक्विलिब्रियम मेंटेन करे हुए, तो कैसे और क्यों मेंटेन करे हुए, तो कैसे मेंटेन करे हुए, देखो बाहर हमेशा की तरह
सर्कुलर मोशन में लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दो मासेस के बीच में प्लैनेट का मास स्मॉल एम ले लो और सन का मास ले लिया हमने कैपिटल एम, तो दो मासेस के बीच में बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो हो क्या रहा है कि इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन्ड है कि इनवर्ड एक्टिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज ग्रेविटेशनल पुल एंड द आउटवर्ड एक्टिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और द mv स्क्वायर बाय r दोनों इक्वल रहते हैं, इसलिए प्लैनेट अपने ऑर्बिट पे घूमता रहता है। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में यही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो इसमें क्या बोला कि एज एट इक्विलिब्रियम क्या हुआ है, इनके बीच का फोर्स G कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर इज बैलेंस्ड बाय mv स्क्वायर बाय r। एज अ रिजल्ट ये r और r कैंसिल हो गया, मास ऑफ द प्लैनेट भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। याद रखना बच्चों, कैपिटल M किसका मास है, मास ऑफ द सन है, ठीक है, और v है प्लैनेट की अपनी स्पीड जिससे चारों तरफ घूम रहा है, ठीक। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास v स्क्वायर क्या आ गया, v स्क्वायर आ गया gm बाय r। अब इस रिजल्ट से हम t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब को कैसे प्रूव कर सकते हैं वो देखते हैं। इतना नोट कर लो ताकि मैं दो लाइनें हटा सके, फिर इसके आगे प्रोसीड करेंगे। इतना नोट कर लो बच्चों। ठीक, तो जो टाइम पीरियड की परिभाषा हमको मालूम, एज वी नो टाइम पीरियड क्या है, इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस हो गया 2 पाई r, और किस स्पीड से कवर किया, v से, तो t बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड से लिखा 2 पाई r अपॉन v, ठीक है। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट है वो लिखा हुआ है t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v। हमारे पास है क्या, हमारे पास है v स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी और इधर भी। दोनों को स्क्वायर कर दिया बच्चों, तो लिखा हुआ है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक। अब यहां से वी स्क्वायर में रिप्लेस कर दो, क्या लिखा हुआ है 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, क्या लिखते हैं जी कैपिटल एम अपॉन आर ऊपर आ जाएगा, ठीक बात। भाई वी स्क्वायर क्या है, जी एम बाय आर, जी एम बाय आर, आर ऊपर आ गया। तो रिजल्ट बन गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी कैपिटल एम इंटू आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या बच्चों कि 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम क्या लिख रहा है, ये सब कांस्टेंट्स है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, हमारा रिजल्ट आ गया
टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, क्योंकि 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm इज अ कांस्टेंट। ठीक, होपफुल ये दिख रहा होगा नीचे। यस, ठीक है। तो ये क्या चीज आ गई, ये आ गई हमारे पास कैपलस थर्ड लॉ का रिजल्ट, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब इस तरह से प्रूव हो जाता है। और जो कांस्टेंट है वो है 4 पाई स्क्वायर बाय जी कैपिटल एम, इसको याद रखिए। ठीक है, ये नीट 2015 में आया था कि वो कांस्टेंट क्या, चार ऑप्शन दिए गए थे, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी कैपिटल एम। ठीक, इसको लिख लीजिए। ठीक, आप देखो बच्चों, ये प्रूविंग याद रखना, ये कांस्टेंट याद। अब क्वेश्चन क्या देता है कभी कभी इस तरह से, कि हो क्या रहा है, एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। ठीक, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या करता है, ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना। यानी एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर था, और हमने इसको यूज करके देखा कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब भी वेरीफाई हो गया। इधर ऐसा था तो कैपलस थर्ड लॉ ऐसा हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर ऐसा हुआ, इफ एफ जो है वो आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए, या मान लो कि एफ जो है आर की पावर 5 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए, एंड सो ऑन, तो टी स्क्वायर का रिलेशन आर के साथ क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी रिजल्ट उनको दिए जाए तो तुम्हें बस एक बात, एक रिलेशन याद करनी है, चाहो तो उसका डेरिवेशन करना चाहो कर लेना, बहुत आसान है, जैसे अभी हमने किया था वेरिफिकेशन वैसे ही रहता है। कि इफ ऐसा है कि फोर्स आर की पावर एन पे डिपेंड कर रहा है, सपोज इफ एफ जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एफ आर की पावर एन पे डिपेंड करता है, देन टी स्क्वायर कैसे डिपेंड करेगा,
आर पर, तो याद रखो बच्चों रिजल्ट हो जाता है आर 1 माइनस एन। ये हमने जो रिलेशन अभी डेराइव करके तुम्हें दिखाई थी उसी से रिजल्ट बन जाता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि एज हमको क्या पता है, एफ 1/r² है। अब इसको आप ऊपर लिखें तो क्या लिखेंगे, आर की पावर -2 लिखेंगे। अब हमारा n यहाँ पे बच्चों क्या है, इससे कंपेयर करेंगे, n क्या है, +2 की -2, तो दिख रहा है n यहाँ पे हमारा -2 है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन से दैट t² इज प्रोपोर्शनल टू r 1 माइनस -2। याद रखना, इस फॉर्म में इसको जब लिखा तो n की जगह आ गया -2, और जब -2 यहाँ रिप्लेस किया तो हमें दिख रहा है प्रोपोर्शनल टू r 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट विल बिकम r क्यूब। यस, रिजल्ट सेम आ रहा है, हाँ बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन आप याद कर लीजिए पहले तो, कि अगर ऐसा है कि f प्रोपोर्शनल टू r की पावर n, देन t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 1 माइनस n। ये रिलेशन आपको याद रखनी है, और जो अभी हमने पढ़ा स्क्वायर वाला फॉर्म उसके साथ ही मैच भी कर रहा है, नोट कर लीजिए। ठीक, अब एग्जांपल देखो, सपोज ऐसा बोला जा रहा है कि इफ द फोर्स बिटवीन टू masses varies as f inversely proportional to r की पावर 3/2, then what will be what will be the relation between time period कैपिटल T, देखो उसने टी स्क्वायर नहीं पूछा बच्चों, कैपिटल T एंड द डिस्टेंस, the force between two masses कर लो, planet and the sun, force between planet and the sun varies as f inverse to r to 3/2, and what will be the relation between time period and the distance r। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको याद है रिलेशन तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, और रिलेशन याद नहीं है तो ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाता है, अरे ये तो पूरा चेंज कर दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने क्या पढ़ा, हमें पता है कि एज f प्रोपोर्शनल r की पावर n अगर है तो हमारा t स्क्वायर r की पावर 1 माइनस n है,
इसको हम ऐसे याद कर लें, इफ एफ आर के साथ ऐसा है देन टी स्क्वायर आर के साथ ऐसा है, बस इतनी बात है। तो हमारा यहाँ पे कंपैरिजन से पता चला कि हमारा जो एफ है वो आर की रिलेशन जो आ रही कितनी आ रही, -3/2। तो हमें सीधे सीधे एन मिल गया कितना, -3/2। तो टी स्क्वायर बच्चों कितना हो गया, टी स्क्वायर हो गया R1 -3/2। एज अ रिजल्ट हम क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा कितना, 5/2। ठीक है, 5/2 पॉजिटिव का, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया और जब एलसीएम लेके लिखोगे तो बन जाएगा 5/2। तो लेकिन हमसे पूछा गया टाइम पीरियड, तो क्या करेंगे, इधर भी अंडर रूट लगा देंगे और इधर भी अंडर रूट लगा देंगे। तो इधर का हो जाएगा टी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट का मतलब होता है बच्चों 1/2, तो रिजल्ट बन जाएगा आर की पावर 5/4। यानी कि जो रिजल्ट आ रहा है वो आएगा टी प्रोपोर्शनल टू, देख ले दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, टी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 5/4। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट, क्योंकि हमसे टी स्क्वायर पूछा जाता तो यही हो गया आर की पावर 5/2। लेकिन उसने पूछा टाइम पीरियड कैपिटल टी, तो हमें भी स्क्वायर हटाने के रूट लगाना पड़ा, रूट इधर भी तो इधर भी, इधर का मतलब 2 की पावर 1/2 और इसकी पावर 1/2 जब मल्टीप्लाई होगी तो 5/2 into 1/2 it will become 5/4। so the answer is t proportional r की पावर 5/4। ठीक बात। तो इस तरह से मॉडिफाइड फॉर्म करके क्वेश्चन पूछेगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बहुत सिंपल स्टेप्स होते हैं। बस याद रखना पड़ता है कि रिलेशन क्या है, अगर इधर ये चेंज हुआ है तो उधर क्या चेंज होगा या क्या चेंज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ठीक बात। अब देखो बच्चों, ये रिलेशन आता है, क्वेश्चन है if the distance between Earth and the Sun become half of its present value, then find the approximate days in 1 year। ठीक है, अगर अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस हाफ हो जाए तो लगभग कितने दिन होंगे एक साल में, अप्रोक्सीमेट डेज इन 1 ईयर। तो अभी हमें मालूम है एक साल में जो दिन है वो 365 365 डेज, और एग्जैक्टली बोले तो डेज है 365 डेज एंड 6 आवर्स, है ना, ये बात मालूम है। लेकिन हम लोग 365 डेज का 1 ईयर मानते हैं और 4 साल तक हम 6 घंटों को नहीं जोड़ते हैं, और फिर चौथे साल में 6 घंटे अगर हम 4 साल तक जोड़ेंगे तो 6 × 4 हो जाएगा 24 आवर्स, और 24 आवर्स से बन जाएगा एक दिन। तो उस चौथे साल में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, उस साल को हम कहते हैं लीप ईयर। और वो एक्स्ट्रा डे जो होता है वो हम जानते हैं किस मंथ में ऐड करते हैं, फरवरी के मंथ में उसको ऐड कर देते हैं। तो लीप ईयर वाले साल में फेब में 28 की जगह 29 दिन होते हैं। ठीक है ना, ये छोटी सी सिंपल सी जानकारी है, आपको पता ही है। फिलहाल हमें क्या बताया जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन बिकम हाफ। तो एक साल में लगभग कितने दिन होंगे, तो हमारे पास रिजल्ट जो है, जो हमने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा,
टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू पढ़ा फ्रॉम कैपलस थर्ड लॉ। तो T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 बाय R2 का होल क्यूब, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू के आएगा, इक्वल लगाने पे के आएगा आर क्यूब, तो T1 इक्वल टू के R1 क्यूब। उसी तरह T2 स्क्वायर इक्वल टू के R2 क्यूब, दोनों का रेशियो करोगे के कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिजल्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला कि R2 क्या हो गया है, तो R2 R1 का आधा हो गया है, ये गिवन। ठीक, तो जहां R2 लिखा है वहां R1 बाय 2 लिखने पर क्या आएगा बच्चों? T1 बाय T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 बाय 2, ऊपर चला गया होल क्यूब, ये कैंसिल हो गया। 2 का क्यूब होता है बच्चों 8। तो रिजल्ट हमारे पास लिखा हुआ है T1 बाय T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब दोनों तरफ अंडर रूट अगर लगा दिया जाए तो जाहिर सी बात है इधर बन जाएगा T1 बाय T2, और अंडर रूट ऑफ 8 लिख सकते हैं बच्चों 2√2 लिख सकते हैं। ठीक, तो T2 कितना आएगा, हमसे T2 पूछा रहा है, व्हाट विल बी द T2, तो T2 इधर ले आओ, इसको नीचे ले जाओ, तो T2 बन गया हमारे पास T1 अपॉन 2√2, T1 अपॉन 2√2, और T1 क्या है बच्चों? T1 है 365 डेज अपॉन 2√2, तो T2 आ रहा है 365 अपॉन 2√2, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इट विल कम नियरली इक्वल टू 129 डेज। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस हाफ कर दें तो एक साल में लगभग 129 दिन हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करने पर। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट तो पूछ लीजिए।
ठीक बच्चों, अब देखिए अब कुछ केसेस है बच्चों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें तो नहीं रखते हैं, लेकिन गॉस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आपको बुक्स में इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उसे पढ़ लेते हैं। ग्राफ के वेरिएशंस वगैरह हैं, ये इसका लास्ट टॉपिक है और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और टॉपिक है बच्चों इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू नंबर वन हॉलो स्फीयर, या इसी को हम कह सकते हैं स्फेरिकल शेल। ठीक, ये बहुत सिंपल केसेस हैं क्योंकि हम इनको कंपेयर कर डालते हैं किससे, पॉइंट मास से। ठीक है, एक लिमिट तक, उसके बाद फिर इनके अंदर और बाहर की सिचुएशन आ जाती है। तो समझो इसमें रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं और आप देखेंगे आपको याद भी रहेंगे। तो जैसे हमने एक स्फेरिकल शेल ली, हॉलो स्फीयर, ठीक है, अंदर खोखला, अंदर मास नहीं है, और इसका रेडियस है कैपिटल आर। तो हो सकता है इंटेंसिटी यहाँ पे तुमसे पूछे या क्वेश्चन यहाँ पूछे जब आप स्फीयर के सरफेस से अवे हैं, बाहर हैं, अवे हैं, या हो सकता है आप सरफेस पर ही हैं, हो सकता है आप सरफेस के अंदर हैं। तीन क्वेश्चंस बन गए, अवे, ऑन द सरफेस, इनसाइड। ठीक, और जैसा कि हमने न्यूटन्स लॉ के पढ़ने स्टार्टिंग में पढ़ने में शुरू किया था कि जो डिस्टेंस होता है इट इज ऑलवेज टेकन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू मासेस। ठीक है, तो हम पहली पोजीशन ले रहे हैं कि सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल से ये डिस्टेंस है स्मॉल आर, यहां तक। तो पहली पोजीशन होगी बच्चों आर ग्रेटर देन आर, यानी आप कहां पर आ गए हैं, तो हम कह देते हैं अवे फ्रॉम द सरफेस, अवे फ्रॉम द सरफेस। ठीक, तो यहां पे जब आप हैं तो इस पूरे, इसका मास है कैपिटल एम शेल का, इस पूरे मास को एज अ पॉइंट मास ट्रीट करते हैं एज इफ इट इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। और आपको मालूम है बच्चों, किसी भी पॉइंट मास की इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम सबने याद किया हुआ है, पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में, आई बराबर जीएम बाय आर स्क्वायर, एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास में हमको पता है V is equal to माइनस GM by R। तो इसलिए बोला कि आपको रिजल्ट याद भी हो जाएंगे क्योंकि इनको हम ट्रीट करते हैं एज अ पॉइंट मास की तरह। ठीक है, तो देखिए I बराबर GM by R स्क्वायर और ये क्या माइनस GM by R, फर्स्ट पोजिशन। सेकेंड पोजिशन सरफेस पे आ गए, यहां पर नंबर टू, यानी R इक्वल टू R, यानी कहां आ गए, ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस, बस क्या फर्क पड़ा, स्मॉल आर जो हम कैपिटल आर रिप्लेस कर देंगे तो इंटेंसिटी इज जीएम बाय कैपिटल आर स्क्वायर एंड पोटेंशियल इज माइनस जीएम बाय कैपिटल आर। ठीक, ये दो रिजल्ट्स आप लिख लीजिए और तीसरे रिजल्ट को थोड़ा सेपरेट करके हम समझेंगे क्योंकि तीसरे रिजल्ट में थोड़ा समझने वाली बात भी है और याद करने वाली बात। तो इसको नोट कर लीजिए, दो सिचुएशन, दो कंडीशन है, away from the surface and on the surface। ठीक, इसको लिख लीजिए।
ठीक, तीसरी पोजीशन बच्चों अंदर आ गए, यहां कहीं आ गए, एनीवेयर इनसाइड। थर्ड पोजीशन इज इनसाइड, आर लेस देन आर, यानी इनसाइड द सरफेस। ठीक, यहां जब यहां आ गए बच्चों तो याद रखना, इनसाइड एट एवरी पॉइंट इंटेंसिटी इज जीरो, बिकॉज अंदर यहां कोई मास वास नहीं। पोटेंशियल इनसाइड जब आप आते हैं तो आपको पोटेंशियल मिलता है अंदर माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। सेम वही पोटेंशियल जो कहां पर था, सरफेस पर। सर ये जीरो क्यों नहीं हुआ? तो सिंपल रिलेशन अगर आपको याद हो बच्चों, हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू माइनस आई डी आर इनफाइनाइट से r। इसी को यूज करके रिजल्ट हम डेराइव करते हैं, 11th स्टैंडर्ड में होते तो डेराइव करते हैं, लेकिन तुम्हें बता देते हैं कैसे आएगा। बस इसको ऐसे याद रखना कि जब आप इनफाइनाइट से यहां तक आ रहे हैं तो आपको इंटेंसिटी के दो वेरिएशन दिखते हैं, एक आउटसाइड और एक इनसाइड। आउटसाइड जब आप हैं तो कहां से कहां तक है, इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक आप आउटसाइड हैं, और कैपिटल आर से स्मॉल आर तक आप इनसाइड हैं। ठीक, तो इसी को, इस इनफाइनाइट से स्मॉल आर को हम कंटिन्यूअसली जब लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, पहले इनफाइनाइट से कैपिटल आर, वेयर आर यू, यू आर आउटसाइड, ई आउट डी आर। फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर, आप कहां हैं, आप इनसाइड हैं, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर, आई इनसाइड डी आर। इसको यूज करते हैं बच्चों हम, और इसे जब यूज करते हैं, ठीक है दिख रहा है, इसे जब यूज करते हैं तो यहां पे हम रिप्लेस करते हैं जीएम बाय स्मॉल आर स्क्वायर, और यहां यूज करते हैं, लिख देते हैं जीरो। इस तरह से ये रिजल्ट हमारा जीरो हो जाता है, और जिसको सॉल्व करते हैं हमें ये मिल जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट स्मॉल आर को हमने कंटिन्यूअस से कैसे लिखा, इनफाइनाइट से कैपिटल आर, देन कैपिटल आर से स्मॉल आर, तो फाइनली क्या हो गया, इनफाइनाइट से स्मॉल आर हो गया, इनफाइनाइट से कैपिटल आर से स्मॉल आर। आउटसाइड के लिए क्या लिखोगे, जीएम बाय स्मॉल आर स्क्वायर, उसको सॉल्व करोगे, इनसाइड लिख दोगे जीरो, तो ये पूरा डब्बा यहां से जीरो हो गया, सॉल्विंग यू विल गेट दिस रिजल्ट। इसी रिजल्ट को बच्चों को यूज करते हैं और आते हैं सॉलिड स्फीयर में। सॉलिड स्फीयर में हम देखेंगे इनसाइड इंटेंसिटी जीरो नहीं होती, तो अभी थोड़ी देर बाद उसको देखेंगे। फिलहाल इनसाइड के लिए हमने कहा था ना कि इसको अलग से पढ़ना थोड़ा समझना है। तो इनसाइड में इंटेंसिटी एवरी पॉइंट इज जीरो, बट पोटेंशियल इज कांस्टेंट, यानी सरफेस से लेकर के सेंटर तक पोटेंशियल थ्रू आउट क्या रहता है, माइनस जीएम बाय कैपिटल आर, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। और याद रखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि मास कभी नेगेटिव नहीं होता। सपोज करो मास अगर नेगेटिव होता तो माइनस या रिप्लेस करते तो माइनस में प्लस हो जाता, तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के पॉजिटिव होने के चांस थे। लेकिन हमें मालूम है मास इज नेवर नेगेटिव, सो पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में के क्यू बाय आर जो होता है, बिकॉज चार्ज कैन बी पॉजिटिव, चार्ज कैन बी नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, बट gravitational potential is always and always and always it is negative। ठीक है, इसको बना लीजिए और फिर इनके ग्राफ देखते हैं, वेरिएशंस किस तरह से हो रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ पोटेंशियल के वेरिएशंस, इसको नोट कर लीजिए।
ठीक, अब इनका वेरिएशन देखा जाए ग्राफ में। देखो बच्चों, इंटेंसिटी एंड आर, होल स्क्वायर की बात हो रही है, तो यहाँ पे r इक्वल टू आर है, यानी कहाँ है, सरफेस पर। यहाँ पे r ग्रेटर देन आर है, कहाँ आ गए हम, सरफेस के बाहर। और यहाँ हो गया r लेस देन आर, यानी कहाँ आ गए, इनसाइड। तो अब इसको ध्यान से देखो, अंदर हर जगह इंटेंसिटी क्या है, जीरो। तो अंदर किसी तरह कोई लाइन नहीं बनी होगी, ना हॉरिजॉन्टल, ना इंक्लाइन, ना वर्टिकल, कुछ नहीं, क्योंकि इनसाइड एवरीवेयर इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों, जीरो। और बाहर आप देख रहे हैं कि इंटेंसिटी जीएम बाय आर स्क्वायर की इनवर्सली है। जैसे से आर बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बहुत तेजी से घट रही है। तो इंटेंसिटी जब आर टेंडेड टू इनफाइनाइट हो जाएगा, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसलिए ये जो कर्व है ये बहुत तेजी से घटेगा, लेकिन टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। क्यों, क्योंकि इसको जाना है इसके पैरेलल टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो इन सबसे हमें दिखाई पड़ रहा है, अपने आप दिख रहा है कि इंटेंसिटी इज मैक्सिमम वेयर, at the surface of the sphere or the spherical shell or the hollow sphere, और अंदर एवरीवेयर इंटेंसिटी इज जीरो। ठीक है, ये हो गया ग्राफ I वर्सेस R। ठीक, नाउ V वर्सेस R अगर हम बनाते हैं पोटेंशियल को, ये यहां लिख देते हैं, I इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल का ग्राफ बनाते हैं बच्चों अगर हम, तो याद रखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्योंकि हमेशा नेगेटिव है, तो अप्रोप्रिएट जगह देख लें ताकि साफ साफ बना सकें और आपको समझ में भी आए। ठीक है, तो पोटेंशियल का ग्राफ बच्चों देखिए क्या होता है, दिस इज r इक्वल टू r, दिस इज r ग्रेटर देन r, एंड दिस इज r लेस देन r। समझ गए, यहाँ आप सरफेस पर हैं, यहाँ सरफेस के बाहर हैं, और यहाँ सरफेस के अंदर है। इधर पॉजिटिव पोटेंशियल, इधर नेगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जैसा अभी हमने बोला हमेशा नेगेटिव होता है, तो आप नेगेटिव साइड में रहेंगे। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो सरफेस पोटेंशियल था वही सेंटर तक रहता है, यहां बनाएंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, क्योंकि यहां से ज्यादा पोटेंशियल कांस्टेंट है। कहां से कहां तक, फ्रॉम द सरफेस टू द सेंटर पोटेंशियल इज कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, इसकी वैल्यू है माइनस जीएम बाय कैपिटल आर। ठीक है, और बाहर की तरफ जो आप आते हैं, देखो स्ट्रेट लाइन बनाना बच्चों, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन यू हैव टू ड्रॉ इट स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। बाहर आप क्या होता है, बाहर देखते हैं कि पोटेंशियल घटता है, लेकिन इतना तेजी से नहीं, क्योंकि बाहर पोटेंशियल है माइनस जी एम बाय आर, इट इज नॉट आर स्क्वायर, जी एम बाय आर। तो आर की इनवर्सली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये लाइन यहाँ पे इसके पैरेलल चलती जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो दिस इज अ पोटेंशियल वेरिएशन ग्राफ फॉर अ हॉलो स्फीयर, और यू कैन से स्फेरिकल शेल। और ये हमेशा कैसे रहेगी बच्चों, नेगेटिव साइड में रहेगी। ठीक है, ये दोनों चीजें आप प्लॉट कर लीजिए, दिस इज आई वर्सेस आर, दिस इज बी वर्सेस आर। टच नहीं करेंगे, ये पैरेलल बन जाएगी एक्स एक्सिस। ठीक, नोट कर लीजिए। फिर आता है लास्ट सॉलिड स्फीयर, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि दो केसेस बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बस उसमें इनसाइड के थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखना पड़ता है। ये ग्राफ बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपको हर बुक में इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे।
ठीक बच्चों, नाउ इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो अर्थ या कोई और प्लेनेट क्या है, अर्थ या कोई और प्लेनेट एक सॉलिड स्फीयर ही तो है। तो जब भी कोई कहता है कि इनसाइड द अर्थ, तो समझ जाना कि बात हो रही है सॉलिड स्फीयर की इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल के वेरिएशन, ठीक है। तो देखो, पोटेंशियल ड्यू टू अ नंबर 2 सॉलिड स्फीयर, या इसी को आप समझ सकते हैं ऐसे, और एनी प्लैनेट, ठीक, सॉलिड स्फीयर और एनी प्लैनेट। तो देखो बहुत जल्दी क्यों खत्म होता है, क्योंकि पहली पोजीशन आर ग्रेटर देन आर, दूसरी पोजीशन आर इक्वल टू आर, इंटेंसिटी वही जीएम बाय आर स्क्वायर, पोटेंशियल वही माइनस जीएम बाय आर, आर इक्वल टू आर, इंटेंसिटी वही जीएम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, एंड पोटेंशियल भी वही माइनस जीएम बाय कैपिटल आर, वही कौन, तो यहां ऐसे कर लिख देते हैं, सेम एज ऑफ हॉलो स्फीयर, यानी कि इन दोनों के पहले दो केसेस एग्जैक्टली सेम है, किसके जैसे, हॉलो स्फीयर के जैसे, ठीक है। यहां पे बच्चों चार पोजीशंस आती हैं। नंबर 3 आर लेस देन आर यानी इनसाइड, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और चौथी आती है आर इक्वल टू 0, यानी आप पहुंच जाते हैं एट द सेंटर, सेंटर पे एग्जैक्टली पहुंच जाते हैं। तो ये दो पोजीशन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इन दोनों को ऐसे नोट कर लो, और फिर इनके थोड़ी अलग सी जगह चाहिए, अलग से इसको देखते हैं, और ये इसका लास्ट टॉपिक होगा, और फिर इनका वेरिएशन कर देखेंगे, ठीक है। नोट कर लो बच्चों इतना, एज इट इज जैसे लिखा हुआ है। अब ये दो पोजीशन देख लो बच्चों। तीसरी पोजीशन बच्चों आर लेस देन आर, यानी इनसाइड। तो इनसाइड के लिए, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, जब हम यहाँ पे होते हैं यानी कि लेस देन कैपिटल आर के लिए, तो ऐसा नहीं कि मास 0 है, मास है यहाँ पर। तो जब हम यहाँ पे मास को एज अ वॉल्यूम वाइज लेके चलते हैं, तो उसका डेरिवेशन आपको नहीं करना है। रिजल्ट आप याद रखिए, आई बराबर बन जाता है जीएम बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। और ये रिजल्ट क्या शो कर रहा है कि भाई ये चीज तो क्या हो गई, कांस्टेंट,
तो इंटेंसिटी क्या है हमारी, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ध्यान रखेंगे। एंड जब पोटेंशियल की बात आती है तो फिर वही रिलेशन यूज करते हैं, माइनस इनफाइनाइट से आर, इसको ब्रेक करते हैं, इनफाइनाइट से कैपिटल आर, आई आउटसाइड डी आर, प्लस कैपिटल आर से स्मॉल आर, आई इनसाइड डी आर। आउटसाइड है जीएम बाय आर स्क्वायर, इनसाइड अब जीरो नहीं है, इनसाइड पुट करेंगे जीएम बाय आर इंटू स्मॉल आर, पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरा सॉल्व करके बच्चों जो रिजल्ट आता है वो ये आ जाता है, माइनस जीएम बाय 2r क्यूब ब्रैकेट 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाता है आफ्टर सॉल्विंग द इंटीग्रेशन फॉर्म इनफाइनाइट से स्मॉल है, इसको सॉल्व करके ये रिजल्ट मिलता है। यहां रिप्लेस करते हैं जीएम बाय आर स्क्वायर, यहां रिप्लेस करते हैं जीएम बाय आर क्यूब इनटू स्मॉल आर। ठीक है, यू इफ यू वांट टू सॉल्व यू विल गेट दिस रिजल्ट प्रॉपर लिमिट्स पुट करने के बाद। ठीक है, ये रिजल्ट आप नोट कर लीजिए, दोनों रिजल्ट। ठीक, अब चौथी पोजीशन इसके साथ ही कोरिलेट करके दिख जाएगी, यहां देखिए नंबर 4, r इक्वल टू 0, यानी कहां पहुंच गए, एट द सेंटर। ठीक, सेंटर ऑफ द अर्थ पे पहुंच गए, क्योंकि जब आप अंदर चलते जा रहे हैं तो आर कम हो रहा है, कम करते करते यहीं पहुंच गए तो आर बराबर 0 हो गया एट द सेंटर। तो दोनों रिजल्ट आपके सामने, जहां जहां आर 0 है वहां वहां आर 0 पुट कर दो, तो इनसाइड के अंदर आते आते सेंटर पे जब आप पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंटेंसिटी क्या हो गई, 0 पुट कर दो, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 कितना आता है, 0। तो इंटेंसिटी एट द सेंटर क्या हो गई, 0। और पोटेंशियल जब पुट करेंगे बच्चों तो देखो ये 0 हुआ पूरा। ठीक है, आर स्क्वायर और एक आर की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो रिजल्ट बन जाता है v इज इक्वल टू माइनस 3/2 gm बाय कैपिटल आर। ये पोटेंशियल है सेंटर का। और याद करो बच्चों, सरफेस पे पोटेंशियल क्या था, माइनस जीएम बाय कैपिटल आर था। तो ये जो सरफेस का रिजल्ट है माइनस जीएम बाय कैपिटल आर, और ये जो सेंटर का रिजल्ट है माइनस 3/2 जीएम बाय कैपिटल, इन दोनों अगर कंपेयर करें तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट वी सेंटर जो है उसको अगर हम ऐसे लिखते हैं 3/2 इंटू माइनस जीएम बाय आर, अगर ऐसे लिख दें और इसको हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं कौन है, वी एट द सरफेस, तो पता चला मैग्नीट्यूड वाइज सेंटर का जो पोटेंशियल है वो सरफेस का 1.5 गुना, यानी 1.5 टाइम्स ऑफ वी एट द सरफेस। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ये दोनों रिजल्ट कैसे हैं, बहुत सिंपल है। इस रिजल्ट में r0 पुट करो, इस रिजल्ट में r0 पुट करो, इसमें 0 पुट करोगे एवरीथिंग बिकम 0, यानी इनसाइड इंटेंसिटी इज नॉट 0, इट इज 0 एट द सेंटर ओनली। सेंटर पे जाओगे तब 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एवरीवेयर इज प्रेजेंट, लेकिन इट इज नॉट कांस्टेंट। जैसे अंदर चलते जा रहे हैं स्मॉल आर की वैल्यू कम होती जा रही है, सेंटर पे पहुंचने बार हो गया 0, तो पोटेंशियल हो गया माइनस 3/2 जीएम बाय कैपिटल आर, और कंपेयर किया जब सरफेस से इट बिकम 1.5 टाइम्स ऑफ सरफेस।
ठीक, इसको नोट कर लीजिए और फिर फाइनल इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक, तो आउटसाइड की पोजीशन और सरफेस की पोजीशन का वेरिएशन तो सेम वही हो गया जो हॉलो स्फीयर में था। वेरिएशन में डिफरेंस आएगा जब हम इनसाइड की बात करते हैं। तो पहले लिखते हैं आई वर्सेस आर, सॉलिड स्फीयर का आई वर्सेस आर। ठीक, आर इक्वल टू आर, आर ग्रेटर देन आर, आर लेस देन आर। तो इनसाइड बच्चों क्या हुआ, इनसाइड हमने देखा तीसरी पोजीशन में, इनसाइड आई जो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसे कहते हैं लीनियर रिलेशन। ठीक है, बाहर का ग्राफ कैसा था, तो बाहर ग्राफ बिल्कुल वैसे ही था जैसे हॉलो स्फीयर में था, तो इसको ऐसे बना दिया जाए, बन जाने दो, ये लो बन गया। अंदर ऐसा हो रहा था, ठीक है, क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन ऐसे बन जाएगी, और ये दिखा भी रही है कि जैसे जैसे आप अंदर आते जा रहे इंटेंसिटी घट रही है और सेंटर बैक इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो। एक सिंपल वेरिएशन ग्राफ हमें मिल गया यहाँ पर, और ऐसा पहले कोई ग्राफ था तो कह देंगे हाँ सेम एज ऑफ वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी। याद करो स्मॉल जी का वेरिएशन ग्राफ में बना चुके हैं, उसका और इसको कंपेयर करना, सेम ग्राफ दिखाई पड़ेंगे। ठीक बात। अब आता है पोटेंशियल के लिए, V वर्सेस R। देखो बच्चों, R इक्वल टू R, R ग्रेटर देन R, R लेस देन। ठीक, बाहर का ग्राफ ऐसे बना दो, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अंदर क्या हुआ कि ये तो सरफेस वाला पोटेंशियल था Vs, और अंदर यानी सेंटर पे आने पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, बढ़ गया कितना, 1.5 गुना हो गया। तो अंदर आने पे ग्राफ को हम बढ़ता हुआ मैग्नीट्यूड बढ़ता हुआ दिखाएंगे, और ये कह देंगे ये हो गया Vc सेंटर पे कितना, 1.5 टाइम्स ऑफ Vs। ठीक है, हाँ ठीक दिख रहा है, ये ग्राफ आप प्लॉट कर लेंगे। ठीक, ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, लेकिन याद रखेंगे पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव में रहेगा और इंटेंसिटी पॉजिटिव में रहेगी। एक बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें इंटेंसिटी का ग्राफ ये सही दिखाया गया है, तो बच्चों वो गलत आंसर है। ठीक है, याद रखना इंटेंसिटी इस तरह से नहीं होगी, इंटेंसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर सॉलिड स्फीयर। ठीक है, वो आंसर रॉन्ग दिया हुआ बुक में, आप इसको याद रखेंगे, पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, इंटेंसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसको बना ले बच्चों। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस आप करेंगे तो स्फीयर्स वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस साल के हिसाब से, ये पहले भी बहुत ज्यादा नहीं आए क्वेश्चन, ग्राफ आते हैं डायरेक्ट।
तो इन पे क्वेश्चंस आप करेंगे और कमिंग वीक में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, टाइमिंग्स वगैरह हम आपको भेज देंगे, इसको लिख करके आप लॉग आउट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड नाइट, टेक केयर, अपना और अपने साथ वालों का ध्यान रखें।